नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं दुर्गा प्रसाद चंद्रा और एडीओ की जो क्लासेस के जो हमारा वीडियो चल रहा था हिंदी भाषा का, उसमें आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द के भेद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है व्यापक में, परीक्षा में, पीएससी के परीक्षा में, और कई बार आप ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सारी कंफ्यूजन आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, शब्द के भेद। और इसी शब्द के भेद को हम प्रकार के रूप में भी जानते हैं। तो शब्द के प्रकार या भेद कितने हो सकते हैं? कोई एक शब्द है, वह कितने प्रकार से बंट सकता है, कितने प्रकार से उसके भेद हो सकते हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो हिंदी व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो कोई भी शब्द को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, या जो शब्द है हिंदी व्याकरण के वो 4 प्रकार से बटे हुए हैं। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो 4 प्रकार हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार है हम देखेंगे किसके आधार पर? तो रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के आपको 3 भेद देखने को मिलेगा। कौन कौन सा 3 भेद देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले आपको मिलेगा रूढ़ शब्द, दूसरा भेद आपको मिलेगा यौगिक शब्द, तीसरा भेद आपको देखने को मिलेगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है साथियों, तो शब्द जो है हिंदी व्याकरण में वो 4 आधार पर बटे हुए हैं, जिसमें पहला आधार है रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर शब्द कितने भाग में बटे हुए हैं? तो रचना के आधार पर पुनः 3 भागों में शब्दों को बांटा गया है, जिसमें पहला कहलाता है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा कहलाता है यौगिक शब्द, और तीसरा कहलाता है आपका योग रूढ़ शब्द। दूसरा क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन क्या है? तो यह है आपका उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे तो शब्द कितने भाग में बटे हुए हैं? तो 5 प्रकार से बटे हुए हैं। अभी तक अब इसमें आप 4 प्रकार देखते आ रहे होंगे, लेकिन आपको एक मैं 5वां प्रकार भी बताऊंगा। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द को आपको लेना है कितना? 5 प्रकार। अब इसमें कौन कौन से हैं जो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार हैं? तो सबसे पहले अपन देखेंगे तत्सम शब्द, दूसरा हम देखेंगे तद्भव शब्द, तीसरा हम देखेंगे देशज शब्द, चौथा हम देखेंगे विदेशज शब्द। यहां तक तो आप ठीक है, आपको पता ही होगा। इसमें एक और आपको जोड़ लेना है। अब वो आपको जुड़ेगा कौन सा? संकर शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द बटे हुए हैं 3 भाग में, उत्पत्ति के आधार पर शब्द बटे हुए हैं 5 भाग में। कौन कौन सा? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। संकर शब्द भी एक प्रकार है। ठीक है, अब ये कौन कौन से शब्द इसमें शामिल होंगे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द क्या है, इसके लिए अलग से एक मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक, तो 2 प्रकार तो हमने देख लिया। तीसरा प्रकार हमारा क्या है? तो तीसरा प्रकार हमारा है रूपांतरण, या तीसरा प्रकार हमारा क्या है? तो रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। तो रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर जब हम बात करते हैं तो शब्द पुनः कितने भाग में बटे हुए हैं? 2 भाग में बटे हुए हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, इधर एक और लिखना है तो पूरेगा नहीं। ठीक है, तो रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। और रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार है? शब्द के भेद कितने हैं? तो यहां पर आपको शब्द के भेद मिलेगा 2 प्रकार से। और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये 2 प्रकार आपको देखना है। सबसे पहले क्या? विकारी शब्द। ठीक है जी, सबसे पहला क्या? विकारी शब्द। अब यहां पर ध्यान देना है दोस्तों आपको, विकारी शब्द क्या होता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 ऐसे शब्द हैं जिसको विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द की आप अगर परिभाषा देखेंगे तो ऐसे शब्द, विकारी शब्द की परिभाषा क्या कहती है? तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पर जो परिवर्तित हो जाए। किसके किसके आधार पर? लिंग, वचन, कारक और पुरुष। लिंग,
वचन कारक और पुरुष के आधार पर जो परिवर्तित हो जाए उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया, ये चार आपके विकारी शब्द। दूसरा इसमें जो प्रकार है वो है आपका कौन सा, तो अविकारी शब्द। ठीक है ना, दूसरा क्या है आपका, अविकारी शब्द। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तित न हो उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। अब इससे आगे ले लो, तो इससे आगे क्या आ जाएगा, तो यहां पर पहला आ जाएगा अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण। ठीक है ना, क्रिया विशेषण। उसके बाद संबंध बोधक, इसके बाद संबंध बोधक के साथ साथ विस्मयादि बोधक, और विस्मयादि बोधक के बाद एक आपका होता है समुच्चय बोधक। तो ये चार शब्द, चार प्रकार के शब्द आपके कहाँ शामिल हैं, तो ये अविकारी शब्द के अंतर्गत शामिल हैं। तो रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द दो भाग में बटे हुए हैं। पहला विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल दे उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के में कौन कौन सा शामिल है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द। दूसरा इसका प्रकार है अविकारी शब्द जो लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तित न हो उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। और इसमें आएगा क्या, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक शब्द आएंगे। यहां तक क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था, शब्द के भेद हिंदी व्याकरण में कितने हैं, चार है। पहला भेद क्या था, रचना के आधार पर। दूसरा भेद क्या था, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा भेद क्या था, रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। और चौथा भेद मैं यही पर लिख देता हूं, फिर नीचे उसको डील करूंगा। चौथा आपका जो भेद है वो आपको क्या मिलेगा, तो चौथा भेद मिलेगा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब इसी को इस पेज में हम देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद हैं उसको भी देख लेंगे। तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द पुनः चार भाग में बटे हुए हैं। अब ये चार भाग या चार प्रकार कौन कौन से हैं इसको अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी शब्द। क्या है सबसे पहला, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ को व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। तीसरा हम देखेंगे समानार्थी शब्द, जो समान अर्थों को, या इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, जो समान अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। और चौथा है आपका विलोम शब्द, जो उल्टे अर्थ को व्यक्त करता है। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद चार प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका रचना के आधार पर, फिर दूसरा आपका क्या है, रूपांतरण के आधार पर या प्रयोग के आधार पर, तीसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा आपका अर्थ के आधार पर। तो ये चारों प्रकारों को आपको देखते हुए चलना है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका, जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब इस चीज को अपन डील करते हुए आगे बढ़ते हैं कि रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार से हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इन तीनों को हम कैसे समझ सकते हैं इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, और रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं। अब इसी तीनों भेद को देखते हुए, समझते हुए अपन चलते हैं। ठीक है, चलो। अब इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे किसको, रूढ़ शब्द को डील करते हैं। किसको, शब्द को अपन पहले समझेंगे, रूढ़ शब्द। ठीक है ना। ये रूढ़ शब्द होते क्या हैं, तो देखो, रूढ़ शब्दों को ही मूल शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्दों को क्या कहते हैं, मूल शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। अब इस रूढ़ और मूल से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक नहीं होते। कैसे शब्द, तो ऐसे शब्द
ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक नहीं होते, जिनके खंड सार्थक नहीं होते, या जिन्हें खंडित या खंड या जिन्हें खंड नहीं किया जा सकता, या जिन्हें खंड नहीं किया जा सकता, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द बेसिकली ये मूल शब्द होते हैं किसी भाषा के, इनको अगर हम खंड करेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा, या इनका खंड कर पाना संभव नहीं, या इनके खंड कर देंगे तो कोई भी अर्थ नहीं बचेगा। और ऐसे ही शब्दों को रूढ़ शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब देखो इसमें कौन कौन से शब्द आ जाएंगे, तो इसमें आपको शब्द मिलेगा, जैसे देखो घर। अब इस घर शब्द को आप कैसे तोड़ोगे बताओ? फल, पुष्प, जल, पानी, दूध, ठीक है ना। अब दूध शब्द को कैसे तोड़ोगे? तो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा भी तो वो अर्थ सार्थक नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा। एक शब्द है आपको देखो चावल, अब चावल को आप नहीं तोड़ सकते। एक शब्द है आपका स्तंभ, स्तंभ को आप नहीं तोड़ सकते। दूसरा आप देखेंगे क्या, तो जो रूढ़ शब्द हैं वो आकार में छोटे होते हैं, 2 या 3 ही इसमें वर्ण मिलेंगे। तो जो छोटे छोटे शब्द हैं जिनका खंड नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये हो गया पहला प्रकार, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। दूसरा प्रकार हम देखेंगे यौगिक शब्द। दूसरा हमारा प्रकार क्या है? यौगिक शब्द। अब इसकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं कि यौगिक शब्द हम किसे कहते हैं, या यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक की आप परिभाषा देखेंगे तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बना। परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, तथा उन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ व्यक्त करता, उन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ व्यक्त करता हो। इस बात को हमको क्या करना है? समझना है। देखो यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है तथा उन्हीं शब्दों से संबंधित अर्थ व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इसके जब हम उदाहरण की बात करेंगे तो इसका उदाहरण कैसे हो जाएगा? पेन नीचे गिर गया यार, दिख भी नहीं रहा है। एक सेकंड रुकना दोस्तों, पेन नीचे गिर। चलिए पेन निकल गया, ठीक है ना। तो संबंधित अर्थ व्यक्त करने का मतलब क्या है? जैसे देखो यहां पर एक शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, हिमालय, ठीक है। अब यहां पर देखो ये हिमालय शब्द कैसे बना है? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक बना है आपका हिम और एक बना है आलय, ये देखो, ठीक है ना। तो हिमालय शब्द की भी वही अर्थ होगा जो हिम और आलय शब्द का होगा, ठीक है ना। अगला देखो एक शब्द है देवालय, ठीक है। अब देवालय शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कैसे? देव प्लस आलय, क्लियर है ना। तो यहां पर देव और आलय का जो अर्थ होगा वही सेम अर्थ देवालय का होगा, वही सेम अर्थ आपका हिमालय का होगा। यहां पर किसी भी प्रकार के अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, ठीक है ना, और उसी शब्दों के समान अर्थ व्यक्त करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। एक देखो सूर्यवंशी प्लस राजमहल, राजा का महल, प्लस
बातचीत, ठीक है ना, प्लस पूजा घर, देख रहे हो, प्लस रसोई घर, इतने सारे शब्द हैं जिसे हम कौन सा शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कह सकते हैं। क्लियर है? तो जो शब्द को हम खंड कर सकते हैं, जो शब्द को हम तोड़ सकते हैं, जिसके खंड सार्थक होते हैं, जिसके खंड सार्थक हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, जिसके खंड सार्थक हो उसे ही हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना? अब ये यौगिक शब्द बनते कैसे हैं, देखो यहां पर जो शब्द बन रहे हैं वो बनेंगे कैसे, या तो वो बनेंगे संधि की प्रक्रिया से, जैसे यहां मैंने बताया राज, यहां मैंने बताया हिमालय, यहां मैंने बताया देवालय, या तो ये बनेगा समास की प्रक्रिया से, जैसे देखो राजमहल, राजा का महल, रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर तीसरा यहां क्या बनेगा, उपसर्ग, ठीक है ना, उपसर्ग से बनेगा। तीसरी व्यवस्था क्या है, उपसर्ग से, और चौथी व्यवस्था क्या है, प्रत्यय। ठीक है, तो सीधा से आप कह सकते हैं संधि समास उपसर्ग एवं प्रत्यय से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। बात खत्म। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी भाषा के मूल शब्द होते हैं जिसका खंड कर पाना संभव नहीं है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थात जो संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय की प्रक्रिया से मिलकर बने हों उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इनका खंड सार्थक होता है। अब तीसरा जो बचा है वो है आपका योग रूढ़ शब्द। तीसरा आपका जो प्रकार है वो क्या है, योग रूढ़ शब्द। अब ये योग रूढ़ शब्द क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो दो शब्द से बने हों या दो शब्द से भले ही मिलकर बने हों लेकिन एक निश्चित अर्थ के लिए फिक्स हो गए हों। ऐसे शब्द जो भले ही दो शब्दों से मिलकर बना हो किंतु एक निश्चित अर्थ के लिए, किंतु एक निश्चित अर्थ व्यक्त करते हों उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो भले ही दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों लेकिन जिन शब्दों से मिलकर वह बना है वो अर्थ व्यक्त न कर एक निश्चित अर्थ व्यक्त करते हैं, फिक्स अर्थ व्यक्त करते हैं। इसी कारण इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द शामिल हो जाएंगे, जैसे देखो लंबोदर, ठीक है ना? तो लंबोदर कैसे बना है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला क्या है, लंबा प्लस उदर, लेकिन यहां पर लंबोदर का अर्थ लंबा प्लस उदर नहीं होगा, यहां पर लंबोदर का अर्थ क्या हो जाएगा, गणेश भगवान। क्लियर है ना? ठीक है, तो लंबोदर आपका क्या हो गया, किस प्रकार का शब्द हो गया, तो ये आपका हो गया योग रूढ़, एक ही अर्थ के लिए फिक्स हो गया। इसका अर्थ होता है गणेश जी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका पेट लंबा हो, पेट निकला हुआ हो, उसको हम गणेश या उसको हम लंबोदर नहीं कह सकते, लंबोदर हम कहेंगे केवल गणेश जी को। तो जब कोई शब्द एक ही अर्थ के लिए फिक्स हो जाए वही आपका योग रूढ़ है। अगला देखो पंकज। अब पंक मतलब होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्म लेना। तो जो भी कीचड़ में जन्म लिया है उसको हम पंकज कहेंगे, जैसे केकड़ा हो गया, मछली हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, घोंघा हो गए। लेकिन इन किसी भी शब्द को हम पंकज नहीं कहते, हम पंकज कहते हैं केवल और केवल कमल को। तो ये जो पंकज का अर्थ है वो कमल के लिए फिक्स हो गया, इसीलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। अगला देखो दशानन, मतलब केवल और केवल रावण, और किसी का भी अगर 10 सिर होगा तो उसको हम दशानन नहीं कहेंगे, ये रावण के लिए फिक्स हो गया। अगला देखो चतुर्भुज,
ठीक। और चतुर्भुज हम किसको कहते हैं? भगवान विष्णु जी को। बहुत सारे लोगों का 4 भुजा है, लेकिन भगवान विष्णु के लिए फिक्स हो गया। अगला देखो जलज, और जलज भी हम किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं, ठीक है ना। तो जलज, पंकज, दशानन, चतुरानन, ये सब किसके लिए फिक्स हो गए हैं? तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ के लिए फिक्स हो गया है। फिर एक शब्द देखो पीतांबर। कोई भी व्यक्ति जो पीले वस्त्र पहना है वो पीतांबर कहलाएगा, लेकिन ये योग रूढ़ शब्द है और इसका अर्थ क्या निकलेगा? भगवान कृष्ण, ठीक है ना। तो जो भी शब्द एक निश्चित अर्थ के लिए फिक्स हो जाता है उसे ही हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक और शब्द है यहां पर मृग, हाँ ये मृग, ये देखो। अब मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण। लेकिन मृग शब्द का अर्थ सभी पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये मृग शब्द केवल हिरण के लिए फिक्स हो गया, तो इसीलिए मृग शब्द भी क्या है? तो यह भी आपका योग रूढ़ शब्द है। तो ये पहला प्रकार यहाँ कंप्लीट हो गया। शब्द के 4 भेद हैं। किसके आधार पर? तो सबसे पहले हमने देखा रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति के आधार पर, फिर रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर, और फिर चौथा हमने देखा अर्थ के आधार पर। तो पहला मैंने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा जो वीडियो आएगा वो आपका रहेगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द को लेकर। तो ऐसे एक छोटे छोटे वीडियो करके मैं ये सारे शब्दों के भेद को कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। फिर देखिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।